10% तो लोग कौन है जो सब चीज पर कब्जा किए हैं, जगह जमीन बोलना चाह रहे हैं 10% वो लोग हैं जो काफी होशियार हैं, पढ़े लिखे लोग थे। 90% लोगों में शिक्षा का अभाव था। आप कुछ और मत हमसे बुलवाइए। जहाँ सरस्वती नहीं वहाँ लक्ष्मी भी नहीं आएंगी। तो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए थे, उनकी बात उन्होंने की, उनको उन्होंने 90% कहा। प्रधानमंत्री भी तो चाय बेचने वाले के बेटा है, वो भी पिछड़ी वर्ग के लोग हैं। वो कहते तो हैं कि हम चाय बेचने वाले हैं, प्रधानमंत्री हैं। आपको लगता है जो लाखों का सूट पहनने वाला चाय बेचने वाला हो सकता है? उन्होंने यह भी कहा कि मैं व्यापारी हूँ, व्यापार करना जानता हूँ। मोदी जी? यस, मोदी जी। तो क्या दिक्कत है? पिछड़ा का बेटा अगर व्यापार कर रहा है, पिछड़ा का बेटा व्यापार कर रहा है, व्यापार करने वाला ये राजनेता बन जाएगा क्या? वो तो वहाँ भी व्यापार करेगा जैसा कर रहे हैं। पिछड़ा कह देने से कोई पिछड़ा नहीं हो जाता है। मोदी जी पिछड़ा नहीं है? नहीं है। कहाँ से पिछड़ा है मोदी जी? पिछड़ा हम लोग जैसा 200 का स्वेटर पहन के खड़े हैं कि 8 आना आमदनी, खर्चा रुपया। अगर वो चाय बेचते तो आज 400 का जो सिलेंडर मिलता था आज 1200 भी पार होने जा रहा है। उनको दर्द जरूर याद रहता। देश हित में 400 के सिलेंडर 1200 में क्यों नहीं ले सकते आप? मतलब खेत बेच दे क्या सिलेंडर पर खाना बनाने के लिए? एक झोला है और कुछ नहीं है। हाँ, वो तो उनका यही सब दिखता है। नाटक है उनका। मुरमुर जी से एक मुरमुर बन गई, अब बाकी मुरमुर रो रही है कि अब गोईठा जलाना है, धुआं धक्कड़ होना है, आँख खराब करना है। चूंकि वो तो शादी किए और बंडा बैरागी बन के घूमने लगे। जब लोग खोजने लगा तब वो कहे कि मैं कमारा नहीं हूँ, शादीशुदा भी हूँ। तो सब कोई उनकी पत्नी के जैसा नहीं ना है। हमारी बेटियां इतनी शिक्षित है कि वो लोग तो कॉलर पकड़ने का काम करेगी। उनके जैसा बंडा बैरागी घूमने लगे और बस एगो टीचर का नौकरी लेके। जगदेव प्रसाद कुशवाहा का आज जयंती है। आज अगर जिंदा होते तो 100 साल के हो गए होते, लेकिन उनको गोली मार दिया गया। उनकी जो लड़ाई थी 10% थी, वो लगातार कहते थे कि 10% जो लोग हैं 90% का शोषण कर रहे हैं, लेकिन हमको अपना अधिकार चाहिए। जो 90% लोग हैं उनका जमीन, धरती और राजपाट सब चीज़ में हिस्सेदारी चाहिए, लेकिन उनको गोली मार दिया गया। आज उनकी जयंती मन रही है। जेडीयू कार्यालय में महिलाएँ हैं। महिलाओं से जाने कि ये लोग कितना जानते हैं जगदेव बाबू को। जगदेव बाबू को आप लोग कितना जानते हैं? देखिए, जगदेव बाबू को मैंने देखा तो नहीं है। मेरे जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, उन्हें गोलियों से भून दिया गया। लेकिन मैं उनके बारे में जानती हूँ, उनका जीवनी हमने पढ़ा है, क्योंकि वो जिस वर्ग से आते हैं, जिसका वो प्रतिनिधित्व करते थे, हम सभी उसी वर्ग से आते हैं। देखिए जगदेव फॉर्मूला है ये जो प्रतिनिधित्व वाले बोलिए आप? क्या फॉर्मूला है? अरे भाई 90% की बात करते थे आप, सिर्फ कुशवाहा का नहीं 90% ही है। अच्छा। सिर्फ कुशवाहा की बात नहीं, सिर्फ यहाँ जाति की बात नहीं हो रही है। यहाँ उन लोगों की बात हो रही है जो शुरू से शोषित रहे हैं, वंचित रहे हैं, पिछड़े रहे हैं। यहाँ जाति की बात ही नहीं है। आप इसको जाति से जोड़ करके मत देखिए। कंटिन्यू कीजिए। और क्या जानते हैं उनके बारे में? यही जानते हैं कि उनका कहना था कि कुछ वर्ग जो है जिनका हर जगह प्रतिनिधित्व है, और कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनकी संख्या लगभग 90% है, वो हर उन चीज़ों से वंचित हैं जो उन्हें मिलना चाहिए उनकी आबादी के हिसाब से। लेकिन वो ना तो योग्य हो पा रहे हैं, ना उनकी शिक्षा अच्छी है, ना उनका सोच इस तरह से आगे गया है कि वो उस पर काबिज हो सकें। तब उन्होंने एक नारा दिया था, और वो हमेशा शोषितों, वंचितों और पिछड़ों के लिए की लड़ाई लड़ते रहते थे। उन्होंने एक नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। इसका मतलब ये है कि जो 90% आबादी है देश के अंदर, जिसकी इतनी बड़ी संख्या है, वो कहीं न कहीं उन चीज़ों से, मुख्य धारा से पीछे छूटा हुआ है। और जब तक वो पीछे रहेगा, जब तक उसे मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा, तब तक देश को विकसित बनाना संभव नहीं है। 10% तो लोग कौन है जो सब चीज़ पर कब्जा किए हैं, जगह जमीन? बोलना चाह रहे हैं 10% वो लोग हैं जो काफ़ी होशियार हैं, पढ़े लिखे लोग थे। 90% लोगों में शिक्षा का अभाव था। तो हाँ, आप कुछ और मत हमसे बुलवाइए, क्योंकि हम कुछ नहीं बोल रहा, हम आपसे जानना चाह रहे हैं। 10% वो लोग जो शिक्षित थे, जो समझदार थे, जो अगली पंक्ति में बैठे हुए थे। तब उन्होंने 85% या 90%, मतलब उनमें शिक्षा का भी अभाव था। तो शिक्षा का अभाव, जहाँ सरस्वती नहीं वहाँ लक्ष्मी भी नहीं आएंगी। तो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए थे, उनकी बात उन्होंने की, उनको उन्होंने 90% कहा। और सच्चाई है कि 90% ऐसे ही लोग थे देश के अंदर। और आज देखिए उनकी संख्या, जो 90% लोग थे उसमें 5% ही ऐसे हैं जो आज पढ़े लिखे नहीं हैं और बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं।
आज माननीय नीतीश कुमार जी ने उनके जो नारा था उस पर चलने का काम किया, उसको पूरा करने का काम किया और देश के अंदर एक बड़ी आबादी जो 90% है उसको मुख्य धारा में लाने का काम किया। प्रधानमंत्री भी तो चाय बेचने वाले के बेटा है, वो भी पिछड़ी वर्ग के लोग हैं। वो कहते तो है कि हम चाय बेचने वाले हैं, प्रधानमंत्री हैं। आपको लगता है जो लाखों का सूट पहनने वाला चाय बेचने वाला हो सकता है? हमारे नीतीश कुमार तो लाखों का सूट नहीं पहनते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं व्यापारी हूँ, व्यापार करना जानता हूँ। मोदी जी, यस, मोदी जी। क्या दिक्कत है? पिछड़ा का बेटा अगर व्यापार कर रहा है, पिछड़ा का बेटा व्यापार कर रहा है, व्यापार करने वाला ये राजनेता बन जाएगा क्या? वो तो वहाँ भी व्यापार करेगा जैसा कर रहे हैं। खाने पीने की चीज़ों पर उन्होंने छूट कर लगा करके रखा है। ऐसा कभी हुआ था क्या इससे पहले? पिछड़ा कह देने से कोई पिछड़ा नहीं हो जाता है। मोदी जी पिछड़ा नहीं है। नहीं है, कहाँ से पिछड़ा है मोदी जी? अरे भाई, लाखों का सूट पहनने वाला व्यक्ति पिछड़ा हो सकता है? पिछड़ा हम लोग जैसा 200 का स्वेटर पहन के खड़े हैं, देख लीजिए। पिछड़ा तो चेहरे से महंगा दिख रहा है ना। पहने वो पिछड़ा नहीं है। नहीं जी, कहाँ से वो पिछड़ा है? आप क्या कहिएगा मैडम? मोदी जी पिछड़ा नहीं है। नहीं, अगर वो चाय बेचते तो आज 400 का जो सिलेंडर मिलता था आज 1200 भी पार होने जा रहा है। उनको दर्द जरूर याद रहता। ये किचन में महिलाएं को समझ में आ रहा है कि 8 आना आमदनी, खर्चा रुपया, अब लोग क्या करेगा ये सोचने पर मजबूर है। तो हम लोग कैसे कहें? नहीं समझ पा रहे हैं उनकी भाषा। देश हित में 400 के सिलेंडर 1200 में क्यों नहीं ले सकते आप लोग? देश को मजबूत करना है, देश आर्थिक तंगी से गुजरा है। अरे तो वो केंद्र में के द्वारा क्या क्या निकाले? मतलब खेत बेच दे क्या सिलेंडर पर खाना बनाने के लिए? एक बार तो जुमला हुआ कि आपको सिलेंडर दे रहे हैं और दूसरी बार सिलेंडर का रेट इतना बढ़ा दिए कि हम लोग फिर वही गोइठा चूल्हा जो हमारा ट्रेडिशनल है उसी पर हम आ गए हैं। कहते हैं कि अगर देश कंगाली से गुजर रही है तो फिर अपनी फैसिलिटी कम क्यों नहीं कर देते हैं वो? मोदी जी फैसिलिटी में जीते हैं। अरे भाई, तो उससे बड़ा फैसिलिटी का उनका सूट का एक झोला है और कुछ नहीं है। हाँ, वो तो उनका यही सब दिखता है। नाटक है उनका कि जब सोचिए आप हमको हटाना चाहते हैं तो मैं झोला उठाऊंगा और चल दूंगा, वैसा वो करने वाले नहीं है। वो सिर्फ लोगों को बलगला रहे हैं। जिस महिला लोग के नाम से उज्ज्वला योजना मिला, आज वो महिला सिलेंडर और गैस चूल्हा सब फेंक दी ऊपर छप्पर पर। बोलती है कि गोईठा पे ठोकेंगे और गोईठे पर जलावन का खाना। क्या हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं ना, राम मंदिर बना रहे हैं, तो अब क्या चाहिए? राम मंदिर से पूजा करने से हम लोग को भोजन मिल जाएगा। हम खाली दिन रात ऐसे हाथ जोड़ के और बैठे रहेंगे मंदिर में और मस्जिद में और नमाज खाली पढ़ेंगे, उससे क्या हमको भोजन मिल जाएगा? कि हमको रोजगार चाहिए। हमको सबसे पहले रोजगार चाहिए। हमको रोजगार मिल नहीं रही है और सामान इतना तेजी से बढ़ रहा है। दाल, चावल, आटा आज से 2 महीना पहले हम कुछ रेट में लेते थे, मतलब 500 में बोरा लेते थे, आज हमको 1000 रुपया में बोरा लेने पड़ रहा है। पार हो गया, मतलब 1000 में नहीं मिल रहा। में इतना तंगी हो रहा है, कहाँ से लाएंगे? पेमेंट कितना मिल रहा है? अगर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब जिसको 15,000 रुपया पेमेंट मिल रहा है, पेमेंट उतना ही है। पेमेंट तो नहीं किसी का बढ़ रहा है। ठीक बात है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, अब क्या चाहिए आपको? हिंदू राष्ट्र क्यों मुस्लिम नहीं रहेगा इसमें? अरे भाई, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सिर्फ हिंदू ही रहेंगे क्या? हम हिंदू मुस्लिम करते हैं क्या? हमें सब चाहिए। हमारा देश विविधताओं का देश है। यहाँ सभी मुसलमानों का तो देश पाकिस्तान है, वो लोग चले गए देश लेकर। कौन बोलता है भाई? ऐसा कुछ नहीं। कौन बोलता है? हम लोग भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई हैं। ये तो मोदी जी का जुमला है चुनाव जीतने के लिए, पीएम बनने के लिए। हमें नहीं पीएम बनना, हमें समरसता के साथ इस देश के अंदर समावेशी विकास को देखना है, सबको लेकर के चलना है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, माँ बाप के 4 पुत्र हैं। अच्छा, जगदेव बाबू का जो नारा था आलोक मेहता ने दिया, आप ही के सरकार में मंत्री है, जान से मारने की धमकी मिली है उनको? आलोक मेहता जी को? आलोक मेहता जी, हाँ, तो वो पता चल ही जाएगा। जिसने जान से मारने की धमकी दी है उनको छू करके तो देखे, छू करके तो देखे। क्या कीजिएगा? छू देगा? अरे उस पर हम क्या करेंगे? प्रशासन यहाँ न्याय के साथ विकास हो रहा है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा सिस्टम किए हैं ना कि रोड पर एक कुत्ता भी रोता है ना तो उसका भी जांच होता है कि कहीं पागल तो नहीं ना है कि काट दे लोग टाटा फीस हो जाए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ना बहुत
कुछ का सिस्टम बना दिए हैं, उसको अगर बरकरार रखेंगे तो पंचायत, प्रखंड, जिला लेवल हमारी महिला भी अब सिर्फ कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये प्रोग्राम तो कर सम्मान प्रधानमंत्री ने दिया, राष्ट्रपति बना दिए। ठीक है, मुर्मुर जी से एक मुर्मुर बन गई, अब बाकी मुर्मुर रो रही है कि अब गोईठा जलाना है, धुआं धक्कड़ होना है, आँख खराब करना है, चश्मा के लिए पैसा चाहिए, डॉक्टर का फीस देने के लिए पैसा चाहिए। तो मोदी जी हम लोगों को ना प्रताड़ित किए, महिलाओं को, चूंकि आर्थिक तंगी तो हम ही लोग को झेलना पड़ रहा है। घर में क्या राशन है नहीं है, हाँ नहीं है, चूंकि हम लोग को सब कुछ देखने पड़ता है ना। एक आदमी बैठ जाएगा सट्टा पर, उससे नहीं ना सट्टा चलेगा। को ये दर्द क्यों नहीं दिखता है, महिलाओं का दर्द क्यों नहीं दिखता है? चूंकि वो तो शादी किए और बंडा बैरागी बन के घूमने लगे। जब लोग खोजने लगा तब वो कहे कि मैं कमारा नहीं हूँ, शादीशुदा भी हूँ। तो सब कोई उनकी पत्नी के जैसा नहीं ना है। अब हम लोग, हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी जैसे लोग जब से मुख्यमंत्री का पद संभाले, हर लोगों को सम्मान दिया। तो अब तो हम लोग का अगर वैसे होगा तो हमारी बेटियां इतनी शिक्षित है कि वो लोग तो कॉलर पकड़ने का काम करेगी। उनके जैसा बंडा बैरागी घूमने लगे, अब बस एगो टीचर का नौकरी लेके, अब बस उनका धर्मपत्नी बन के अब ये बताइए आप कि आप लोगों को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए, नहीं, आप लोगों को क्या चाहिए? गॉड मानते हैं। आप लोगों को क्या चाहिए? अभी जो महिलाएं हैं, आप लोग किस चीज में अपने आप को सुखी मानेंगी? सुखी, सबको मान स्वाभिमान। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर जो 50% आबादी को स्वावलंबन दिया है, हमें वो आजादी पूरे देश में चाहिए। हमारी संख्या 51% हो गई है, आरक्षण पूरे देश में लागू हो, एकदम लागू हो। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायती राज में, नगर निकाय में, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को, बेटियों को आरक्षण दिया है, उसी तरह से पूरे देश में नीतीश मॉडल लागू हो। विजय सिन्हा को जानते हैं, रोज बोलते हैं कि बिहार को बर्बाद करने में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान। असल में सुनिए ना, विजय सिन्हा जी के पास अभी फिलहाल कोई काम नहीं न है, वो बेरोजगार हो गए हैं। चौधरी भी वही दिन रात बोलते हैं बर्बाद कर दिया, अभी कोई काम नहीं न है, अभी तो बेरोजगार बैठे हैं ना, तो यही सब बोलते रहते हैं। खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाना पहले का पूर्वज लोग कहते थे कि खाली खोपड़ी शैतान का होता है, तो कम से कम वो मेरे नेता का प्रचार ही करते हैं तो हम लोग को खुशी लगता है, ठंडक मिलता है कि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जैसे नीतीश जी जब तक रहेंगे, आधी आबादी वोट देकर उनको कुर्सी से हटाएंगे नहीं, खाली ऐलान कर दें कि ये काम करना है, हम सब महिला सारा काम छोड़ के बस, क्योंकि हम लोग को अपने आप पर सशक्त निर्भर अपने आप का बनाए। तो जो वैसे नेता को मैं नमन करता हूँ, और जो ये झोला लेके नौटंकी करते हैं, इनको हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते। तो ये बिहार के जागरूक महिला हैं, इनको कोई धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर और राष्ट्र के नाम पर बरगला नहीं सकता है। ये अपना अधिकार जानती हैं, इनको अपना हक चाहिए। बिहार में इनको 50% आरक्षण नगर निकाय का चुनाव हो या फिर पंचायती राज चुनाव हो, उसमें मिलता है। तो इनको अब देश में अपना अधिकार चाहिए। नीतीश कुमार ने ये तो किया कि बिहार के महिलाओं को जागरूक कर दिया, अब ये किसी के बरगलावे में नहीं आने वाली है। इनको सस्ता सिलेंडर चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। धर्म अपनी अलग जगह है, लेकिन राजनीति में धर्म का इन लोगों के लिए जगह नहीं है। ये लोग अपना अधिकार चाहती हैं। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा, फेसबुक पे वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर